Hello everyone, welcome to the Gateway classes. I am नीरज तोमर teaching you engineering chemistry. आज का हमारा टारगेट रहेगा यूनिट 4 कंप्लीट करने का। और जैसे कि हम सबको पता है कि यूनिट 4 में हमारे दो सेक्शंस हैं, पहला है वाटर ट्रीटमेंट और सेकंड है फ्यूल एंड कंबशन। तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपना वाटर ट्रीटमेंट वाला सेक्शन, जिसमें हमारी आती है हार्डनेस और हम किस तरीके से वाटर को ट्रीट करते हैं, इंटरनल मेथड्स एंड एक्सटर्नल मेथड्स। तो आज हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ पहला पार्ट। इसके बाद का हमारा रहेगा सेकंड लेक्चर जो इस यूनिट का, उसमें हम कंप्लीट करेंगे फ्यूल एंड कंबशन और इसका न्यूमेरिकल पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है इसमें हार्ड वाटर, यानी सबसे पहले इस यूनिट में हमें क्या पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर है क्या, यानी इसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे और हार्डनेस किन फैक्टर्स की वजह से एग्जिस्ट करती है। हम इसमें डिफाइन करेंगे द वाटर विच डजंट गिव लेदर विद सोप, यानी लेदर का मतलब है फोम, यानी आपके पानी में, यानी अगर हम कह रहे हैं कि सोप के साथ उस पानी में क्या हो रहा है, लेदर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उस पानी को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अब दूसरा फैक्टर क्या डिफाइन करेंगे हम, उसके सोल्ट्स के बेसिस पे, यानी कौन से सोल्ट्स प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से क्या होगा, वाटर में हार्डनेस होगी। तब हम इसको डिफाइन करेंगे द हार्ड वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट्स, यानी इस कंप्लीट यूनिट में हमें क्या याद रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिसॉल्व्ड सोल्ट्स, जिनकी वजह से वाटर क्या होगा, हार्ड होगा। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे हार्डनेस, यानी हार्डनेस कैसे होगी। हार्डनेस भी क्या है, द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्ट्स इन वाटर इज नोन एज इट्स हार्डनेस, यानी जितनी अमाउंट, यानी अभी तक हमने बात की हार्ड वाटर की, हार्ड वाटर में क्या होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट। जब हम उन सोल्ट्स की अमाउंट को मेजर करेंगे, यानी उनको फाइंड आउट कर लेंगे कि उनकी कितनी अमाउंट डिसॉल्व्ड है, दैट इज हार्डनेस। यानी अमाउंट का पता लगता है हमें क्या पता चलेगा कि वाटर में हार्डनेस कितनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका कि हम हार्डनेस को हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ही क्यों फाइंड करते हैं। अब इसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला रीजन ये है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 और उसका क्या है, इक्विवेलेंट वेट 50। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करते हैं, यानी एटॉमिक वेट्स को ऐड करके। अब अगर हम लिख रहे हैं CaCO3 तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यानी कैल्शियम का एटॉमिक वेट क्या है 4040, कार्बन के लिए 12। अब यहाँ पे O3 है आपके पास, यानी ऑक्सीजन 3 टाइम्स, यानी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है 16 × 3 दैट इज 48। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100 और इक्विवेलेंट वेट हम लेंगे, यानी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n। n आपका क्या होगा, जो उसके ऊपर चार्ज होगा, यानी जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये कैल्शियम हमेशा क्या है 2+ की स्टेट में होता है, तो हम 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा 50, जिसमें हमारे पास क्या होगा, यानी अगर हमारे पास हम इसका मॉलिक्यूलर वेट लें तो भी 100 और इक्विवेलेंट वेट लें तो 50, तो 100 और 50 की टर्म्स में हमारे पास क्या होगा, कैलकुलेशन करनी बहुत ज्यादा इजी होगी। अब इसके बाद अगर सेकंड पॉइंट हम इसका डिस्कस करें कि इसका रीजन क्या है, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम हार्डनेस को क्यों डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट कैन बी प्रेसिपिटेटेड इन वाटर ट्रीटमेंट, यानी ये आपका क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, कलेक्ट कर सकते हैं हम इसको और अपने पानी को इजिली ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी यूनिट्स की कि हार्डनेस की यूनिट क्या होंगी, हार्डनेस की 4 यूनिट्स हैं। पहली पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ppm। सेकंड मिलीग्राम्स पर लीटर, दैट इज mg पर लीटर। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड डिग्री क्लार्क, इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री फ्रेंच। अब हमारे पास एक रिलेशन आता है इन चारों यूनिट्स में, तो ये रिलेशन हमारे पास क्या है, 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 mg पर लीटर इज इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क। यानी ये रिलेशन आपको हमेशा क्या याद रखना है, क्योंकि इस पे कभी कभी बहुत ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस, यानी अभी तक हमने क्या बात की कि हार्डनेस होती क्या है और हार्ड वाटर क्या होता है, और हम उसे
किस टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं और उसकी यूनिट्स क्या हैं। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि हार्डनेस के टाइप्स क्या हैं, यानी हार्डनेस कितने टाइप की होगी। अब हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस 2 टाइप्स की होंगी, टेम्परेरी एंड परमानेंट। और ये हार्डनेस किसकी वजह से है, हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी इन दोनों के सोल्ट्स की वजह से क्या है, हार्डनेस। अब इन्हीं दोनों के सोल्ट्स की वजह से क्या होगी, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। अब अगर हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें तो कैल्शियम के क्या होंगे, बाइकार्बोनेट, और मैग्नीशियम के भी बाइकार्बोनेट। ये रेस्पॉन्सिबल है टेम्परेरी हार्डनेस के, ये भी रेस्पॉन्सिबल है टेम्परेरी हार्डनेस के। अब अगर हम बात करें परमानेंट हार्डनेस की तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही सोल्ट्स होंगे, और इनके कौन से सोल्ट्स होंगे, इनके क्लोराइड्स और सल्फेट्स। इसी तरीके से मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और मैग्नीशियम के सल्फेट्स। अब जब हमें ये तीनों नाम पता है कि बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स, और हैं किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, तो हम इनका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर मुझे कैल्शियम के बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaHCO3 और HCO3 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम का लिखना है तो इसका लिखेंगे MgHCO3, इसका होल ट्वाइस। अब अगर कैल्शियम का क्लोराइड लिखना है तो ये हो जाएगा CaCl2। इसी तरीके से मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम का सल्फेट यानी CaSO4, इसी तरीके से मैग्नीशियम का सल्फेट यानी MgSO। यानी आपको जब ये 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो फर्दर इस यूनिट में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो करनी इजी हो जाएंगी। यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को याद कर सकते हैं। यानी हमें क्या याद रखने हैं, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट, और उनमें टेम्परेरी हार्डनेस होगी सिर्फ दोनों के बाइकार्बोनेट्स की वजह से, और दोनों के क्लोराइड्स और दोनों के सल्फेट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे परमानेंट हार्डनेस के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें बॉयलर ट्रबल्स की, यानी बॉयलर में ट्रबल किस वजह से होगी, ड्यू टू हार्ड वाटर। इफ द हार्ड वाटर इज फेड डायरेक्टली टू द बॉयलर्स फॉलोइंग ट्रबल अराइजेस। सबसे पहला ट्रबल क्या होगा, प्राइमिंग और वेट स्टीम फॉर्मेशन, सेकेंड फॉर्मिंग, देन स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, नेक्स्ट कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, एंड द लास्ट वन इज बॉयलर कोरोजन। अब हम इनको जितने भी डिफेक्ट्स हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, प्राइमिंग, और जिसको हमने बोला वेट स्टीम फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट स्टीम फॉर्मेशन। तो यानी यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे, स्टीम ड्रम में कलेक्ट करेंगे स्टीम को, उसके साथ हमारे पास क्या मिलेगा, वाटर ड्रॉपलेट मिलेगा। तो इसी को हम अपने वर्ड्स में क्या लिखेंगे, द कैरिंग आउट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स विद स्टीम इन स्टीम ड्रम इज कॉल्ड प्राइमिंग। अब इसके कॉजेज क्या होंगे, यानी किस वजह से होगा। सबसे पहला, लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉलिड, यानी वाटर में जितनी हार्डनेस है उसकी वजह से क्या होगा, इस तरीके के प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हाई स्टीम वेलोसिटीज हैं उसकी वजह से क्या होगा, ये होने के चांसेस हो सकते हैं। अब अगर हम कहें कि फॉल्टी बॉयलर डिजाइन, यानी जो बॉयलर का डिजाइन है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टीम में वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो रही हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें सडन इंक्रीज इन स्टीम प्रोडक्शन रेट, यानी अगर हमने कहा कि स्टीम प्रोडक्शन रेट का हमने सडन इंक्रीज कर दिया, यानी जो जिस रेट से स्टीम प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने रेट को एकदम से बढ़ा दिया, तो वो क्या रेस्पॉन्सिबल होगा, प्राइमिंग के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें हाई लेवल ऑफ वाटर इन बॉयलर्स, यानी वाटर का जो लेवल है बॉयलर्स में वो भी रिस्पॉन्सिबल है प्राइमिंग के लिए। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम इस प्राइमिंग को प्रिवेंट किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैकेनिकल स्टीम प्यूरिफायर को फिट करेंगे बॉयलर्स में, जो कि क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा प्राइमिंग को।
अब इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, मेंटेनिंग लो वाटर लेवल, यानी हमने एक रीजन तो ये दिया कि वाटर लेवल रिस्पॉन्सिबल है प्राइमिंग के लिए, तो अगर हम वाटर लेवल को मेंटेन कर लेंगे तो ये प्रोसेस क्या होना शुरू हो जाएगा, हम इसको प्रिवेंट कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहला फैक्टर हमने क्या दिया कि ये हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हॉट वाटर, तो हार्ड वाटर की प्रेजेंस में ये हो रहा है, तो अगर हमने सॉफ्ट वाटर यूज कर लिया, यानी उसको रिप्लेस करके हमने सॉफ्ट वाटर यूज करना शुरू किया बॉयलर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रिवेंशन। अब इसके बाद क्या आता है, फॉर्मिंग। अब फॉर्मिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल्स एट द सरफेस ऑफ वाटर इन द बॉयलर इज कॉल्ड फॉर्मिंग, यानी फॉर्मिंग आपका क्या है कि वाटर के सरफेस पे, यानी बॉयलर में जो वाटर है उसके सरफेस पे क्या है, बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं जो कि स्टेबल है, यानी जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो रहे। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ड्रॉप्स एंड एल्कलीज, यानी इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये फॉर्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की, तो हम क्या करेंगे, एंटी फॉर्मिंग केमिकल्स को यूज करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑयल कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग सोडियम एल्यूमिनेट और एलम, यानी हम क्या कर सकते हैं, फिटकरी जिसको हम क्या बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, ये ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, ऑयल को रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद जब भी हमें किसी भी चीज की प्रिवेंशन करनी है जो हार्ड वाटर से हो रही है, उसमें हम सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, यूजिंग सॉफ्ट वाटर। इसके बाद अगर हम बात करें स्केल एंड स्लज, तो कभी कभी एग्जाम में ये इस तरीके से भी आ जाता है कि स्केल एंड स्लज में क्या डिफरेंस है, तो ये हम पढ़ेंगे अभी। तो स्केल क्या है और स्लज क्या है। अब स्लज की अगर बात करें तो स्लज क्या है, मडी डिपॉजिट, यानी द मडी सॉलिड डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर इज कॉल्ड स्लज, यानी ये क्या है, मडी पार्ट है जो बॉयलर के बॉटम पे सेटल हो जाता है। अब अगर इसके कॉज की बात करें, ये होगा MgCO3, MgCl2 और CaCl2, यानी इनकी वजह से क्या होगा, स्लज फॉर्मेशन होगा। अब अगर यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इसकी वजह से क्या नुकसान होने वाला है, वेस्टेज ऑफ हीट एंड फ्यूल, यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए बॉयलर्स को स्टीम प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, हीट भी वेस्ट होगी और हमारा फ्यूल भी वेस्ट होगा। अब इनकी वजह से क्या हो जाएगा, चोकिंग ऑफ द पाइप्स, यानी जब स्लज फॉर्मेशन हो जाता है बॉयलर्स में, तो वो क्या करते हैं, उसकी पाइपलाइंस को भी ब्लॉक कर देते हैं, दैट इज चोकिंग। अब अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर, यानी सॉफ्ट वाटर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्लज फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, ब्लो डाउन ऑपरेशन। ब्लो डाउन ऑपरेशन दो तरीके से होता है, एक होता है सरफेस और एक होता है बॉटम। ब्लो डाउन ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि जो बॉयलर है हमारा, बॉयलर में जितना भी पानी है, अब पानी में स्लज बन गया है, या तो हम उसे क्या करेंगे, स्लज को सेटल डाउन होने देंगे, और ब्लो डाउन प्रोसेस से क्या करेंगे, उसको पानी को निकाल के, यानी अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यानी हमने क्या किया, ये इनलेट है और ये आउटलेट है, या तो हमने जितना भी स्लज सेटल डाउन हो गया उसको यहाँ से आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल दिया, या फिर हमने जो सरफेस ब्लो डाउन ऑपरेशन अगर हमने किया तो हमने सरफेस से वाटर की लेयर को निकाल लिया, यानी उसको सेटल डाउन होने से पहले ही जो हमारा स्लज था उसको हमने सरफेस के पानी से रिमूव कर दिया। तो यानी हमारी दो तरीके की ब्लो डाउन ऑपरेशन होती है, एक हमारी सरफेस और एक बॉटम। अब अगर हम बात करें स्केल की, यानी अभी तक हमने क्या बोला कि स्लज क्या है, मडी पार्ट है जो बॉयलर में नीचे सेटल डाउन हो जाता है या फिर सरफेस पे रहता है, पानी के सरफेस पे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें स्केल की, तो स्केल कहाँ होगा, स्केल जमेगा यहाँ पे हमारी बॉयलर की बॉडी पे, यानी जिस मटेरियल से बॉयलर्स बने हैं उसके सरफेस पे जो स्टिक हो जाएगा, दैट इज स्केल। अब स्केल और स्लज में एक मेजर डिफरेंस यही है कि जो आपका सॉलिड पार्ट है वो है आपका स्केल, लेकिन जो हमारा स्लज टाइप यानी मडी टाइप है वो है हमारा स्लज। स्केल्स आर हार्ड स्टिकी डिपॉजिट्स ऑन द इनर वॉल ऑफ बॉयलर, यानी आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे कि ये क्या है, हार्ड डिपॉजिट है जो कि कहाँ स्टिक हो जाता है, बॉयलर्स की इनर वॉल पे। द स्केल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, यानी स्लज की कंपैरिजन में स्केल को डिफिकल्ट है रिमूव करना। अब यहाँ पे इसके कॉजेज क्या होंगे, यानी ऊपर हमने बात की मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, यानी ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे स्लज के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, magnesium bicarbonate and calcium sulfate, these are responsible for scale formation.
अब अगर हम बात करें कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अगेन लॉस ऑफ हीट एंड फ्यूल, वीकनिंग ऑफ बॉयलर मटेरियल, यानी जब भी सरफेस पे कोई चीज ठीक हो जाएगी तो उस पर ज्यादा हीट और ज्यादा फ्यूल वेस्ट होगा, और उसके साथ साथ जब हम उस मटेरियल को जितनी हीट डिजायर्ड है उससे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी स्टीम प्रिपरेशन के लिए, तो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी क्या हो जानी शुरू हो जाएंगी, डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, दैट इज वीकनिंग ऑफ बॉयलर मटेरियल। इसके बाद क्या हो सकता है, इसमें एक्सप्लोजन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हम स्केल को रिमूव कैसे कर सकते हैं, सॉफ्ट स्केल कैन बी रिमूव्ड बाय स्क्रैपर्स, सेकंड बाय गिविंग थर्मल शॉक्स, लास्ट वन इज यूजिंग 5 to 10% ऑफ HCl सॉल्यूशन, यानी हम एसिड को यूज करके, जो कि सिर्फ 5 to 10% एसिड होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्केल को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंसेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी कभी एग्जाम में सिंपल डिफरेंसेस ही पूछ लिए जाते हैं। तो स्लज क्या है, सॉफ्ट, लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट। अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, हार्ड डिपॉजिट। अगर इनको डिफाइन करें, दीज आर नॉन एडरेंट डिपॉजिट एंड कैन बी इजिली रिमूव्ड, यानी स्लज को हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। अब अगर स्केल की बात करें, दे स्टिक फर्मली ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, यानी यही चीज हमने कही कि ये बॉयलर की इनर वॉल पे स्टिक होते हैं, वो भी बहुत हार्डली, और इनको बहुत ही डिफिकल्ट है रिमूव करना। अब हमने ये फैक्टर्स दे दिए पहले की तरह, जैसे हमने अभी पहले जब भी डिफाइन किया तब ये चीजें बताई कि इनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये क्या है, लेस डेंजरस है, और इनमें चांसेस क्या होता है, एक्सप्लोजन के चांसेस भी होते हैं इन केस ऑफ स्केल। अब हम ब्लो डाउन ऑपरेशन से सिर्फ और सिर्फ स्लज को रिमूव कर सकते हैं, हम स्केल को रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें स्क्रैपर से रिमूव करना है, या फिर हमें थर्मल प्रोसेस यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल शॉक। अब यहाँ पे अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये स्लज हमारा बनेगा जो बॉयलर का कोल्डर पार्ट होगा, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पे बनेगा, हीटेड पोर्शन जो बॉयलर का होगा वहां पे क्या होगा, स्केल फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। अब कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन बॉयलर, यानी बॉयलर्स में क्रैक आ जाते हैं ड्यू टू NaOH इज कॉल्ड कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। अब इसकी प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग सोडियम फॉस्फेट और सोडियम सल्फेट फॉर सॉफ्टनिंग इंस्टेड ऑफ Na2CO3। अब इसके बाद क्या आता है, हम टैनिन और लिग्निन को ऐड कर सकते हैं बॉयलर वाटर में, जिससे क्या कर सकते हैं, हम कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को कम कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बॉयलर कोरोजन, यानी कोरोजन इसमें क्या होता है, कोरोजन हमने पहले भी पढ़ा है अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि ये क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, बॉयलर मटेरियल का जो बॉडी है, यानी जिससे वो मेटल से बना है, उसका क्या होना शुरू हो जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो मटेरियल डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, दैट इज डिके। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस लाइफ ऑफ बॉयलर, यानी बॉयलर जिस मटेरियल से बना है उसकी लाइफ कम हो जाएगी। ये क्या करेगा, रिपेयर और मेंटेनेंस को इंक्रीज कर देगा, और इसके बाद जो उसमें जॉइंट्स हैं उनमें भी क्या होगा, लीकेज प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद बात करें इसकी प्रिवेंशन की, तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, कैन बी रिमूव्ड बाय ऑक्सीजन यूजिंग हाइड्रोजन, सोडियम सल्फेट एक्सेट्रा, और बाय रिमूवल ऑफ CO2 और बाय एडिंग अमोनिया, यानी ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि जो बॉयलर में वाटर हम फीड कर रहे हैं, या तो उसको इंटरनली ट्रीट करें या फिर एक्सटर्नली ट्रीट करें, यानी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हम क्या कर सकते हैं, 2 स्टेप्स में, यानी टू मेथड्स हमारे पास है, नंबर 1 इंटरनल मेथड एंड सेकेंड एक्सटर्नल मेथड। अब इंटरनल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, इंटरनल मेथड, इंटरनल यानी ये हमारे पास बॉयलर है, बॉयलर में हमने क्या किया, पहले इनलेट के थ्रू हार्ड वाटर को फीड कर दिया। अब हार्ड वाटर को फीड करने के बाद हमने क्या किया, इस वाटर को सॉफ्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट की, यानी ये हमारा क्या हो गया, यानी इनिशियली हमने क्या किया, वाटर को फीड किया बॉयलर में, और उसके बाद हमने क्या किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और ट्रीटमेंट के बाद हमने क्या किया, सॉफ्ट वाटर को एज अ आउटलेट निकाल लिया। अब अगर हम एक्सटर्नल मेथड की बात करें तब हमने क्या किया कि हमने पहले क्या किया, इनिशियली
वाटर को ट्रीट किया, अब वाटर को ट्रीट किस लिए किया, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, और देन इस वाटर को हमने फीड किया बॉयलर में। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, यानी हमने पहले पानी को ट्रीट किया देन उसको फीड किया। लेकिन इंटरनली मेथड में क्या है, पहले फीड देन ट्रीट। अब हम बात करें इंटरनल ट्रीटमेंट की, तो हमारे पास इंटरनल ट्रीटमेंट 3 टाइप्स के हैं, यानी अगर हम इनको डिस्कस करें, इन दिस मेथड वाटर इन ट्रीटेड इनसाइड द बॉयलर, यानी वाटर इज ट्रीटेड इनसाइड द बॉयलर, दिस इज अ करेक्टिव मेथड, यानी ये क्या है, करेक्टिव मेथड्स हैं। अब सबसे पहला क्या है, इसके प्रिंसिपल की अगर बात करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टू कन्वर्ट द स्केल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस इनटू स्लज फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, यानी यहाँ पे जितने भी स्केल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्लज फॉर्मिंग सब्सटेंसेस में, क्योंकि हम स्लज को रिमूव कर सकते हैं इजीली रादर देन स्केल। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के इंटरनल ट्रीटमेंट है। सबसे पहला कार्बोनेट कंडीशनिंग, देन कैल्जोन कंडीशनिंग, एंड द लास्ट वन इज फॉस्फेट कंडीशनिंग। ये हमारे क्या है, इंटरनल ट्रीटमेंट्स हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कार्बोनेट कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग में हम क्या करेंगे, Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे CaSO4। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, CaCO3, ये क्या है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्या करेगा, हम इसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब अगर बात करें कैल्जोन कंडीशनिंग की, तो यहाँ पे क्या है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, यानी जिसको हमने लिखा Na2, और ये आपका क्या है Na4P6O18, इसको हमने क्या बोला, ये है हमारे पास कैल्जोन। अब हमें जब भी इसकी रिएक्शन करानी है तो हमें क्या करना है, इसको पहले स्प्लिट करना है इसके एनायन और कैटायन में, यानी ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे ही हमने इसको ब्रेक डाउन किया कॉम्प्लेक्स में, तो ये आपका क्या आ गया 2Na पॉजिटिव, और ये Na4 पॉजिटिव P6O18, और इस पे आपका क्या आ गया, -2 चार्ज। अब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम सल्फेट की। अब जैसे ही कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई तो हमें इसके कितने मोल्स लेने हैं, 2 मोल्स, और यहाँ पे हमारा रिप्लेस होके Na4 की जगह क्या आ गया, Ca2, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। अब इसके बाद ये हम बात करेंगे फॉस्फेट कंडीशनिंग की। अब फॉस्फेट कंडीशनिंग में हम क्या करेंगे, ये अप्लाई होता है हाई प्रेशर बॉयलर्स में। हम रिएक्शन करेंगे Na3PO4, जिसके हम लेंगे 2 मोल्स, इसकी रिएक्शन एक बार करेंगे CaCl2 के साथ, और एक बार रिएक्शन करेंगे MgCl2 के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Ca3PO4 और इसका होल ट्वाइस। इसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ Mg3PO4 और उसका होल ट्वाइस, और एक जगह आपका बना NaCl और एक जगह Na2SO4। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की, यानी एक्सटर्नली ट्रीटमेंट हमने वाटर को क्या किया, यानी पहले पानी को ट्रीटमेंट और उसके बाद उसको बॉयलर्स में फीड किया। अब ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, यानी पहला जियोलाइट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेट मेथड, यानी ये आपको हमेशा याद रखना है कि जियोलाइट का ही दूसरा नाम क्या है, परम्यूटेट प्रोसेस। अब इसके बाद सेकेंड हमारे पास है आयन एक्सचेंज प्रोसेस, और लास्ट हमारे पास क्या है, लाइम सोडा प्रोसेस। यानी ये भी इंटरनल भी आपके 3 टाइप्स हैं, जिसमें तीनों कंडीशनिंग है, और ये आपके क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस, ये भी आपके क्या है, 3 टाइप के हैं, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज एंड लाइम सोडा प्रोसेस। अब हम इनको क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला इंटरनल मेथड, एक्सटर्नल मेथड हमारा क्या है, जियोलाइट मेथड, और ये मेथड किस चीज का है, फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, और इसको क्या बोला मैंने अभी, परम्यूटेट मेथड। तो यानी आपको हमेशा याद रखना है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेट मेथड। कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट जियोलाइट प्रोसेस ना पूछ के वाटर सॉफ्टनिंग परम्यूटेट प्रोसेस भी दे दिया जाता है, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब सबसे पहले इसमें आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, यानी जियोलाइट है क्या और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद प्रिंसिपल, वर्किंग और इसकी रीजनरेशन लिखेंगे, और ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। अब अगर कोई भी कहे कि जियोलाइट है क्या, जियोलाइट्स आर हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट्स, यानी जिस तरीके से आपने इसका नाम लिखना है उसी तरीके से इसका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। अभी हमें क्या पता है, हाइड्रेटेड, यानी इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जब भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं तो इससे हमें क्या पता चला कि वहां पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये हमारा क्या है, अब हमने सीमेंट में क्या पढ़ा है, एल्यूमिना, दैट इज Al2
Al2O3, ये हमारा क्या है Al2O3। अब हमने सीमेंट में सिलिका भी पढ़ा है, दैट इज SiO2। यहाँ पे क्या है सही। अब हाइड्रेटेड से हमें क्या पता चला, यानी वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी हमने सिलिका की बात की तो सिलिका के सिलिकेट्स X और हाइड्रेटेड की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उसकी अमाउंट कितनी है Y। और इस फॉर्मूले में हम क्या ऐड करेंगे Na2O, यानी ये हमारा फॉर्मूला हो गया जियोलाइट का। अब हम इस जियोलाइट को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा Na2, यानी जब भी हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे Na2Ze। अब इसके बाद क्या आता है, आप इसकी रेंज डिफाइन करेंगे x की और y की। x की रेंज आपकी क्या है 2 to 10 और y की रेंज रहेगी 2 to y। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, ये इस तरीके से बॉयलर की शेप बनानी है। अब बॉयलर की शेप में ये अगर आपने इसमें इनलेट दिखाया है तो ये आपको क्या दिखाना है आउटलेट, और यहां पे हमें क्या यूज करना होगा जियोलाइट बेड। जियोलाइट बेड के जस्ट नीचे हमें क्या यूज करने हैं ग्रेवल। और यहाँ पे इसके रीजनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टोरेज टैंक लेते हैं जो कि है हमारा NaCl सॉल्यूशन। और इसके इनलेट के लिए हमने क्या किया, यानी ये कहां से मूव करेगा, ये इस तरीके से मूव करेगा इस बॉयलर के अंदर। और ये आपका क्या है बॉयलर के स्टैंड्स, यानी आपने जब इस तरीके की स्ट्रक्चर जब बना ली कि जिसमें आपने सारी चीजें मेंशन कर दी कि वहां पे आपने NaCl स्टोरेज टैंक भी ले लिया और जियोलाइट बेड ग्रेवल और आपने स्टैंड्स इनलेट और आउटलेट प्रॉपर दिखाया। इसके बाद हमें क्या देना है, हमें दिखाना है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। यानी हम यहाँ पे बात करेंगे दे एक्सचेंज देयर लूजली हेल्ड सोडियम आयंस रिवर्सिबली विद द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस इन वाटर। यानी हमारे पास हार्डनेस किसकी वजह से है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। तो यानी अगर मैं ये रिएक्शन लिखती हूँ एक, यानी अगर मैंने ये लिखा CSO4 या MgCl2, ये क्या है कैल्शियम का सल्फेट और मैग्नीशियम का क्लोराइड। ये क्या है, ये हमारे क्या है हार्डनेस रिस्पॉन्सिबल के लिए सॉल्ट्स, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जिनकी वजह से क्या हो रही है हार्डनेस रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर इसमें हम बात करें कि कैल्शियम सल्फेट में कैटायंस क्या हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड में कैटायंस क्या हैं, यानी हमें क्या बात करनी है सिर्फ और सिर्फ कैटायंस की। तो यहाँ पे हमारे पास कैटायंस क्या है कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+। अब ये क्या करेंगे, इनका रोल ये है कि जब ये इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो इनके पास जो ऑलरेडी, यानी अगर हम जियोलाइट का फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास क्या है Na2Ze। तो यानी ये जो सोडियम आयंस है ये लूजली हेल्ड है, यानी इसमें ये लूजली हेल्ड है। और जब भी ये रिएक्शन करेंगे इसके साथ तो ये क्या करेंगे इन आयंस को रिप्लेस कर देंगे इनके साथ। यानी अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं, अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में आपको 2 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे वाटर सॉफ्टनिंग, और सेकंड हेडिंग हम लिखेंगे रीजेनरेशन। अब अगर हम वाटर सॉफ्टनिंग की बात करें तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बेस्ड होगा, यानी इसकी वर्किंग डिपेंड करेगी इसके प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल में हमने क्या बोला कि ये क्या करेगा अपने लूजली हेल्ड सोडियम आयन को रिवर्सिबल क्या करेगा रिप्लेस कर देगा जब भी ये कैटायंस के साथ रिएक्शन करेगा जो कि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस हैं। हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस क्या होंगे Ca2+ और Mg2+। अब अगर मैं बात करूं MgCl2 और CaCl2 की, तो ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, यानी जियोलाइट के साथ, यानी जिसको हमने लिखा Na2Ze। यहाँ पे भी इसी तरीके से क्या आ जाएगा रिएक्शन जियोलाइट के साथ
और ये यहाँ पे क्या बनाएगा, रिवर्सिबल, यानी सोडियम आयंस रिप्लेस हो जाएंगे और ये क्या करेगा, इस तरीके से जियोलाइट के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये बन गया हमारा मैग्नीशियम जियोलाइट। और यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होके, यानी सोडियम आयंस रिप्लेस होके कहाँ चले जाएंगे, क्लोराइड के साथ, यानी NaCl। अब हम अगर बात करें इसकी कैल्शियम क्लोराइड की, तब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम। कैल्शियम के साथ बात करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम जियोलाइट, यानी CaZe। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये NaCl ना बना के सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से सोडियम आयन लूज कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 Na पॉजिटिव आयंस लूज कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या देना है, यहाँ पे भी +2 Na पॉजिटिव। अब ये 2 Na पॉजिटिव बन गया और हमें भी बताया कि ये कंबाइन करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। अब वो NaCl का क्या है, स्टोरेज टैंक। अब वो NaCl ही क्या करेगा, इसको रीजनरेट करेगा। यानी अब जो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं, यानी जो मैग्नीशियम क्लोराइड ने जियोलाइट के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम का जियोलाइट बनाया है और कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम का जियोलाइट बनाया है, ये फर्दर रीजनरेट कैसे करेंगे, विद रिएक्ट करके, यानी मैग्नीशियम जियोलाइट और कैल्शियम जियोलाइट, ये अब रिएक्शन करेंगे NaCl के साथ, यानी जो हमारे पास है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये फिर से क्या करेगा, यानी अगर हम बात करें रीजनरेशन की, तो रीजनरेट क्या होगा, रीजनरेट होगा फिर से जियोलाइट, यानी Na2Ze की फॉर्म में। अब ये Na2Ze की फॉर्म में तब आएगा जब हमारे पास यहाँ पे 2, यानी सोडियम क्या होंगे, 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे इसी तरीके से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर से Na2Ze और यहाँ पे ये क्या बनेगा हमारा MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे बन जाएगा फिर से कैल्शियम के साथ कंबाइन होके कैल्शियम क्लोराइड, यानी CaCl2। यानी जिस चीज से हमने स्टार्ट किया हमें लास्ट में वही चीज मिल गई। यही हमने क्या बोला कि ये क्या है, ये प्रोसेस रीजनरेट होता रहता है, यानी जितना जियोलाइट हम इनिशियली यूज करेंगे वो बार बार रीजनरेट होता रहेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एडवांटेजेस की। तो इसमें इसकी एडवांटेजेस क्या है जियोलाइट प्रोसेस की, कि यहाँ पे सिर्फ 10 ppm हार्डनेस बचेगी जब हम वाटर को प्यूरिफाई करने लगेंगे। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि उसमें जो रिमेनिंग हार्डनेस होगी वो क्या होगी, बहुत कम, दैट इज 10 ppm। और इस प्रोसेस में क्या है, स्लज फॉर्मेशन नहीं है, लेस टाइम रिक्वायर्ड एंड ऑपरेशन इज क्लीन, ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी इस प्रोसेस को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यानी जियोलाइट अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस। इक्विपमेंट इज कॉम्पैक्ट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन इज इजी। अब अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या बात की है कि हमने सिर्फ कैटायनिक इम्प्योरिटीज की बात करी है, यानी ये सिर्फ कैटायनिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। अगर एनायनिक इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है वाटर में तो ये उसको रिमूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एनायनिक इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड इन वाटर। ट्रीटेड वाटर कंटेन्स मोर सोडियम सोल्ट, यानी यहाँ पे हमने NaCl की बात की तो वाटर में क्या होगा, सोडियम सोल्ट ज्यादा प्रेजेंट होगा। और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, हम टर्बिड वाटर में इसको यूज नहीं कर सकते, एसिडिक वाटर के केस में भी हम इसको यूज नहीं करेंगे, हॉट वाटर में भी ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हॉट वाटर क्या करेगा, जियोलाइट बेड को बिल्कुल खत्म कर देगा, उसकी वर्किंग नहीं हो पाएगी। इन हैवी मेटल्स के केस में भी, यानी अगर हमने हैवी मेटल्स ले लिए, यानी आयरन और एल्यूमिनियम जैसे हैवी मेटल्स हमारे पानी में प्रेजेंट होंगे तो भी जियोलाइट वर्क नहीं कर पाएगा और ना ही रीजनरेट होगा। अब अगर हम बात करें आयन एक्सचेंज रेजिन की, आयन एक्सचेंज रेजिन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हमें ये बताना है, दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट insoluble cross-linked organic polymers having porous structure. These are there are two types of ion exchangers. यानी यहाँ पे हमने बताया कि ये क्या है, हैवी वेट है इनके पास और क्रॉस लिंक
पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं ये, जिनके पास क्या है, पोरस स्ट्रक्चर है। अब ये सारी चीजें डिफाइन करने के बाद हमें क्या पता है कि हमारे पास दो तरीके के आयन एक्सचेंजर्स हैं। सबसे पहले कैटायन एक्सचेंज रेजिन और नंबर 2 एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब हम डिफाइन करेंगे इनको कि ये क्या होते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग, इसके डायग्राम और इस तरीके से इसकी वर्किंग में जितने भी स्टेप्स होंगे, रीजनरेशन जैसे हमने अभी तक जियोलाइट में पढ़ा, यही स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको इसको एग्जाम में लिखना है। अब अगर हम बात करें कि कैटायन एक्सचेंजर क्या है, हैव लूजली हेल्ड H प्लस आयंस, यानी इनके पास क्या है, H प्लस आयंस हैं जो कि लूजली हेल्ड है, यानी ये रिलीज हो जाएंगे इजीली, विच आर रिवर्सिबली एक्सचेंज बाय हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस, यानी इसके पास H पॉजिटिव आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है और वही H प्लस आयंस रिएक्शन में रिप्लेस होंगे किसके साथ, जब हम रिएक्शन करेंगे कैटायंस के साथ, यानी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस कौन से हैं, Ca2+ और Mg2+। अब अगर एनायन एक्सचेंज रेजिन की बात करें तो इनके पास क्या है, OH नेगेटिव आयंस, और ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे जब हम एनायंस के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस, दैट इज Cl नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव, यानी क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन जो वाटर में प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पे इसको इस तरीके से देखें कि अगर MgSO4 है और MgCl2 है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें एनायनिक पार्ट क्या है और कैटायनिक पार्ट क्या है। कैटायन दैट आर पॉजिटिव इन चार्ज और एनायन जिन पे नेगेटिव चार्ज, यानी ये पार्ट हमारा पॉजिटिव यानी Mg2+। अब SO4 माइनस और इसी तरीके से Cl2 और ये माइनस। अब जब आपको एनायन और कैटायन अपने हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस भी पता है और हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस भी पता है, तब उनके साथ आपको रिएक्शन करानी, यानी आपके पास सोल्ट क्या है, मैग्नीशियम का सोल्ट और कैल्शियम का सोल्ट, उन्हीं सोल्ट्स के साथ जब रिएक्शन होगी तब आपका कैटायनिक पार्ट कैटायन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी ये जो आपके कैटायन रेजिन है, यानी इनके पास ऑलरेडी H पॉजिटिव है तो वो H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम एनायनिक रेजिन की बात करेंगे तब एनायनिक रेजिन के पास ऑलरेडी OH नेगेटिव चार्ज है, वही OH नेगेटिव चार्ज रिलीज हो जाएगा जब हम उसकी रिएक्शन कराएंगे जो हमारा एनायनिक पार्ट होगा मैग्नीशियम सल्फेट में या मैग्नीशियम क्लोराइड में या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फाइड में, क्लोराइड में। अब अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल भी क्या होगा, यही सेम जैसे हमने जियोलाइट की बात करी। These are capable of exchanging hardness producing ions, यानी इनकी कैपेबिलिटी क्या है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयंस यानी कैटायंस और एनायंस उनको रिप्लेस करने की इन वाटर विद देयर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, यानी ये क्या करेंगे, वाटर के हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस और एनायंस को रिप्लेस करेंगे अपने ही H पॉजिटिव और अपने ही OH नेगेटिव आयंस के साथ। अब अगर वर्किंग की बात करें तो जैसे हमने जियोलाइट में एक बॉयलर बनाया था, इसी तरीके से हमें इसमें दो चैम्बर्स बनाने हैं। एक तरफ हम उसमें क्या लेंगे, जैसे हमने जियोलाइट लिया था इसी तरीके से, एक में कैटायन एक्सचेंज बेड और एक में एनायन एक्सचेंज बेड, और इसी तरीके से नीचे ग्रेवल और यहाँ पे भी आप क्या ले लेंगे, ग्रेवल्स। अब ये आपका क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर एज इनलेट। अब ये हार्ड वाटर आपका जैसे ही यहाँ पे प्यूरिफाई होगा यानी कैटायनिक इंप्योरिटीज रिमूव होगी, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, उसकी एनायनिक इंप्योरिटीज रिमूव होंगी, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, स्टोरेज टैंक, जहाँ पे आपका क्या है, एसिड रीजनरेटर, और यहाँ पे ये आपका क्या होगा, एल्कलाइन रीजनरेटर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शंस को देखेंगे, यानी ये वर्किंग किस तरीके से होगी इसकी। अब अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें यानी इसकी वर्किंग में भी क्या होगा, पहला स्टेप वाटर सॉफ्टनिंग, अब वाटर सॉफ्टनिंग में हमारे पास वही दो स्टेप्स होंगे जैसे हमने पहले किया था, यानी पहला क्या होगा, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, अब इसके लिए जो हम रिएक्शन लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, यानी इनके पास क्या है, कैटायंस के पास ऑलरेडी
H पॉजिटिव आयंस, तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे RH के साथ। अब हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है कैटायनिक पार्ट के साथ, यानी कैटायन में आप हमेशा वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूसिंग जो मॉलिक्यूल है वो भी आपका क्या होगा, उसका कैटायनिक पार्ट आप लोगे, दैट इज Ca प्लस और Mg, और एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे H। अब हमने इसके प्रिंसिपल में क्या पढ़ा है कि ये क्या करेंगे, अपने H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेंगे, यानी ये रिलीज करेंगे, यानी ये H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गए। अब ये कंबाइन कहाँ करेगा, इसके साथ, यानी जब भी R कंबाइन होगा Ca2+ के साथ, तो R भी क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए, यानी ये हमारा आ जाएगा R2Ca और ये प्लस H पॉजिटिव आयन। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2RH प्लस Mg2 पॉजिटिव, तभी यहाँ पे क्या बनेगा R2Mg प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2H पॉजिटिव, क्योंकि H के सामने भी क्या लगाया आपने 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2H पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें एनायन एक्सचेंजर की, एनायन एक्सचेंजर रेजिन में हमें क्या लेना है, एनायन एक्सचेंज, यानी वो रेजिन जिसके पास ऑलरेडी क्या है OH। अब OH के लिए हमें फिर से क्या लेना पड़ेगा R, यानी ये इसके पास क्या है OH आयंस, और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, एनायनिक पार्ट के साथ। अब यानी अगर कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड है तो वहां पे Ca2+ क्या हो गया कैटायन, और Cl2 नेगेटिव क्या हो गया हमारा एनायन। इस तरीके से अब अगर CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट हमारे पास है, तो कैल्शियम 2+ तो क्या हो गया अगेन कैटायन, और सल्फेट आयंस हमारे क्या हो गए, यानी SO4 2 नेगेटिव आयंस, ये क्या हो गया एनायनिक पार्ट। तो यानी कैटायन की रिएक्शन कैटायनिक पार्ट के साथ, एनायन की रिएक्शन एनायनिक पार्ट के साथ। और आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि कैटायन एक्सचेंजर जो है उसमें रिएक्शन आपको शुरू करनी है RH के साथ, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है H पॉजिटिव आयन, और इनके पास क्या प्रेजेंट है OH नेगेटिव आयन, तो RH और ROH। अब इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे, यानी R के साथ रिएक्शन करनी है विद Cl2, तब क्या हो जाएगा R2Cl प्लस 2OH नेगेटिव। यहाँ पे आपका आएगा सिर्फ Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सल्फेट आयंस के साथ, तब यहाँ पे क्या लेंगे, आपको 2 नहीं लगाना है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो गया R2Cl, ये हमेशा क्या हो जाएगा RCl की फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है Cl नेगेटिव, तो R क्या है पॉजिटिव, RCl प्लस OH नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे SO4 2- के साथ, तब यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, यानी अब क्या हो जाएगा R2SO4 प्लस 2OH नेगेटिव। यानी हमने जो वर्किंग में बोला था वही हमने क्या किया, उसी बेसिस पे हमने इसकी, यानी जो बात प्रिंसिपल में बोली थी उसी बेसिस पे हमने इसकी वर्किंग लिखी, यानी ये अपने 2H पॉजिटिव आयन इसने, यानी H पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन, और यहाँ पे भी OH नेगेटिव आयंस। अब हम बात करेंगे इसके रीजनरेशन की। अब रीजनरेशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही कैटायन रीजनरेशन। अब कैटायन रीजनरेशन में हमने रिएक्शन लिखी थी जो हमने पीछे, उसी रिएक्शन को हमें क्या करना है रिवर्स करके लिख देना है, यानी जो हमारी अब राइट हैंड साइड है, यानी R2Mg प्लस 2H पॉजिटिव, और इधर हम क्या लिखेंगे इसको रिवर्स करके 2RH प्लस Mg2 पॉजिटिव, यानी अब हम लिखेंगे R2Mg प्लस 2H पॉजिटिव, दैट गिव्स RH प्लस Mg2
2 पॉजिटिव। इसी तरीके से हम लिखेंगे एनायन एक्सचेंज, यानी एनायन रीजनरेशन। अब इसमें हमारे पास क्या था, हमने स्टार्ट किया था ROH प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ हमारे पास क्या बना था, RCl प्लस OH नेगेटिव, यानी उसी रिएक्शन को हमने क्या किया, रिवर्स करके लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, आयन एक्सचेंज रेजिन का रीजेनरेशन प्रोसेस। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको इसी टॉपिक में, इसकी एडवांटेजेस, इसकी लिमिटेशन। इसकी एडवांटेजेस क्या है कि ये क्या करेगा, गिव्स वाटर ऑफ जीरो हार्डनेस एंड नो आयनिक इम्प्योरिटीज, यानी जैसे जियोलाइट मेथड में आयनिक इम्प्योरिटीज थी, यानी एनायनिक इम्प्योरिटीज लेफ्ट थी, यहाँ पे कोई भी आयनिक इम्प्योरिटीज लेफ्ट नहीं है। ये इसकी क्या है एडवांटेजेस। ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, यानी स्पेस लेस ऑक्यूपाई करेगा। इजी टू ऑपरेट, नेग्लिजिबल रनिंग कॉस्ट, यानी इसकी रनिंग कॉस्ट भी क्या है, नेग्लिजिबल है। अब अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो लिमिटेशन क्या है, इसकी इनिशियल कॉस्ट तो हाई है, रनिंग कॉस्ट कम है सिर्फ, यानी ऊपर जो हमने कहा दैट इज रनिंग कॉस्ट, यानी एक बार इंस्टॉलेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट लो है। यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी ये बड़ी इंडस्ट्री में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें लाइम सोडा प्रोसेस की फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, यानी अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारा वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस है जिसमें हम लाइम और सोडा को यूज करेंगे। अब इसके अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है, बाय एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट्स ऑफ लाइम एंड सोडा, यानी अब हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, लाइम की और सोडा की कैलकुलेटेड अमाउंट को ऐड करेंगे और उससे अपने वाटर को सॉफ्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें हमें क्या याद रखना है हमेशा, ऑल द कैल्शियम सोल्ट्स, यानी जितने भी कैल्शियम सोल्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो एज अ प्रेसिपिटेट हमें कलेक्ट होंगे। ऑल द मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा वो कैसे मिलेगा हमें, मैग्नीशियम के सोल्ट MgOH होल ट्वाइस। अब इनको क्या कर सकते हैं हम, इजीली फिल्टर कर सकते हैं, यानी अगर कोई भी रिएक्शन हम करेंगे तब उसमें हमारे पास इजीली क्या मिलना चाहिए, CaCO3 और MgOH होल ट्वाइस। अब इसमें आपकी क्या आती है, रिएक्शंस आती हैं जिसमें आपको सिर्फ हेडिंग्स याद करने होंगे और जैसे ही आपने हेडिंग्स याद किए तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपकी रिएक्शन कैसे होगी। अब आपका सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे क्या है, लाइम रिमूव्स ऑल टेम्परेरी हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होगी, या तो कैल्शियम की वजह से या फिर मैग्नीशियम की वजह से। अब कैल्शियम की जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो किसकी वजह से है, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, यानी CaHCO3 और इसका होल ट्वाइस। अब जैसे ही ये लिखा, अब हमें ये भी पता है कि लाइम से रिमूव कर रहे हैं, तो यानी लाइम क्या है, लाइम है CaOH होल ट्वाइस। अब ये रिएक्शन हमें क्या करानी है, कंप्लीट करानी है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास क्या है, Ca और यहाँ पे भी Ca, यानी 2Ca, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो CO3 भी ऑलरेडी 2 है, तो यानी 2CaCO3 प्लस 2H2। अब अगर आपको इसमें ये बाय प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा कि आपको किस तरीके से करना है तो आप इसको इस तरीके से स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, यानी जैसे ही आपने ये लिखा HC, आपका आ गया HCO। अब जैसे ही हम इसको लिखेंगे Ca, यहाँ पे OH और OH, ठीक है। अब आपको क्या करानी है, इसकी रिएक्शन, तो यानी CaCO3 CaCO3, यानी हमारे पास क्या बचा, 2CaCO3। अब जैसे ही 2CaCO3, अब हमारे पास यहाँ से OH और यहाँ से H, ये कंबाइन करके क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, यानी H2। अब यहाँ पे भी एज इट इज H और OH रिमेनिंग है, तो यानी 1 वाटर मॉलिक्यूल
और बनेगा, यानी 2H2O। तो यानी ये रिएक्शन आपकी इस तरीके से कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यानी मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट क्या होगा, MgH3 और इसका होल ट्वाइस। अब इसकी रिएक्शन हमें क्या करनी है, फिर से लाइम के साथ, यानी अगेन CaOH और होल ट्वाइस। अब यहाँ पे हमारे पास बना था 2CaCO3, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जगह मैग्नीशियम और एक जगह कैल्शियम। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट, यानी MgCO3 प्लस CaCO3, और वाटर मॉलिक्यूल्स तो एज इट इज ही रहेंगे कि यहाँ पे आपके H भी 2 है और OH भी 2 है, तो यानी 2H2। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट। अब हमने लाइम सोडा की प्रोसेस में क्या कहा है कि हमारे पास जितने भी कैल्शियम के सोल्ट हैं, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट से हमने रिएक्शन जो शुरू की वो हमें किस फॉर्म में मिल जानी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ CaCO3। और जब मैग्नीशियम के सोल्ट की रिएक्शन की तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH होल ट्वाइस। लेकिन अगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हमारे पास तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिला, तो यानी इस रिएक्शन को हमें फर्दर प्रोसीड कराना पड़ेगा अगेन लाइम के साथ, यानी ये रिएक्शन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या मिलेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस CaCO3, यानी अब ये रिएक्शन किस तरीके से हुई, ये इधर कंबाइन हो गया और ये इधर कंबाइन हो गया। अब आपको क्या मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी इस रिएक्शन को कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछ लेता है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ हमने 2 टाइम्स रिएक्शन क्यों की, कि हमने 2 मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस क्यों लिया। उसका रीजन यही है कि जब हमने एक बार रिएक्शन की तब हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स मिले वो हमारे पास क्या मिला, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको तो हम फिल्टर आउट कर लेंगे, लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नहीं है। उसको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको फिर से लाइम के साथ रिएक्ट कराना पड़ा, यानी 2 मोल ऑफ लाइम की रिक्वायरमेंट हुई इसके साथ, तब जाके हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने लाइम सोडा के प्रिंसिपल में भी बोला। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है, लाइम रिमूव्स ऑल द परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम सोल्ट, यानी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेगा, और परमानेंट हार्डनेस सिर्फ मैग्नीशियम के सोल्ट की, यानी परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से हुई, सल्फेट्स और क्लोराइड्स, और किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीशियम की। यानी हम बात करेंगे अब रिएक्शन में MgSO4 और MgCl2, और इसके साथ रिएक्शन की इसकी करेंगे लाइम की, यानी हम क्या कह रहे हैं कि लाइम रिमूव करेगा इसकी हार्डनेस को, यानी CaOH होल ट्वाइस। इसी तरीके से ये रिएक्शन कहाँ पे हो जाएगी, क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये MgOH का होल ट्वाइस प्लस CaSO4, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4। अब सेम एज इट इज यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी इसके साथ, ये दोबारा से क्या बना लेगा, MgOH का होल ट्वाइस, और अब बनेगा कैल्शियम का क्लोराइड, यानी CaCl2, यानी हम लिखेंगे MgOH होल ट्वाइस प्लस CaCl2। ये रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट। यानी अभी तक हमें रिएक्शंस देख के ये लगता है कि हम रिएक्शंस कैसे लिख पाएंगे, तो उसमें इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको इसमें क्या याद रखने हैं, अपने हेडिंग्स याद करने हैं, और जैसे ही आपको ये पता चला कि परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है और टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से है, तो आप रिएक्शंस इजीली लिख पाएंगे। अब थर्ड हेडिंग में हमने क्या कहा कि लाइम रिमूव्स द डिसॉल्व्ड गैसेस, यानी लाइम क्या रिमूव करेगा, डिसॉल्व्ड गैसेस। अब अगर हम बात करें लाइम की, तो लाइम ऑलरेडी हम इतने रिएक्शन कर चुके हैं,
क्या लिखेंगे, COH होल ट्वाइस। और अगर हम गैसेस की बात करें तो हम 2 गैसेस के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, 1 C के साथ और नंबर 2 H2S के साथ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा CO2 तो ऑलरेडी है और यहाँ पे हमारे पास क्या है O, तो यानी ये बन जाएगा Ca प्लस H2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CaS प्लस 2H2। अब हम बात करेंगे लाइम रिमूव्स फ्री मिनरल एसिड्स। अब हम 2 मिनरल एसिड ले लेंगे, यानी HCl और H2S। यानी जैसे हमने गैसेस की बात करी तो हमने 2 गैसेस के साथ रिएक्शन करा के दिखा दी, जैसे ही हमने मिनरल एसिड की बात करी तो HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करके दिखा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा COH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे हमें रिएक्शन लिखनी है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, Ca और Cl2 है और यहाँ से ये H कंबाइन हो जाएगा, तो यानी Ca के साथ Cl कंबाइन होने के लिए क्या चाहिए, Cl2 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, यानी CaCl2 प्लस, अब यहाँ पे भी 2H और OH ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2H2। अब इसके बाद हम बात करेंगे एज इट इज यहाँ पे, यानी Ca के साथ SO4 डायरेक्ट कंबाइन हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें 2 ऐड नहीं करना पड़ेगा, यानी ये बन गया कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पे ऑलरेडी H2 और ये OH ऑलरेडी होल ट्वाइस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2H2O। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या रहेगा, लाइम रिमूव्स डिसॉल्व्ड आयरन एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, यानी आयरन का सॉल्ट लेना है, ले लेते हैं, यानी आयरन सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी Al2SO होल थ्राइस। अब ये जो सॉल्ट हमने लिए इनके साथ फर्दर रिएक्शन क्या करानी है, इसकी रिएक्शन होगी लाइम के साथ, यानी A का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है। अब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, FeOH होल ट्वाइस और आपका बनेगा Ca के साथ SO4 यानी कैल्शियम का सल्फेट। अब हमें यहाँ पे इसको यहाँ नहीं छोड़ना है, तो यानी एक रिएक्शन हम यहाँ पे और कराएंगे, यानी हमें अब रिएक्शन करानी है FeOH का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस हाफ O2, यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ और हाफ O2 के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 2FeH और इसका होल थ्राइस, यानी हमें ये रिएक्शन यहाँ छोड़नी है। अब इसके बाद हम रिएक्शन करेंगे एल्यूमिनियम सोल्ट के साथ, यानी Al2SO4 इसका होल थ्राइस। अब रिएक्शन किसके साथ होगी, लाइम के साथ। अब यहाँ पे जैसे FeOH का होल ट्वाइस बना था, इसी तरीके से एल्यूमिनियम का बनेगा, यानी अब यहाँ पे हम लेंगे AlOH3 का होल थ्राइस, क्योंकि ये क्या है 3 पॉजिटिव, तो इसके साथ 3 नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो OH का 3 नेगेटिव तब आएगा जब OH का हम क्या करेंगे होल थ्राइस। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि Al हमारे पास क्या है 2, इसी तरीके से हमें क्या लेना पड़ेगा Al का भी 2 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा Ca के साथ SO4 यानी CaSO4। अब हमें क्या पता है कि SO4 हमारे पास क्या है 3, तो यानी अगर SO4 को 3 हमने बनाया, यहाँ पे हमारे पास भी क्या आ जाएगा 3, यानी अब हमारे पास OH आयंस भी बैलेंस हैं और कैल्शियम भी और सल्फेट भी। अब अगर हम बात करें सोडा रिमूव्स ऑल सोल्यूबल कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस, यानी अब हमें सिर्फ एक रिएक्शन लिखनी है सोडा के साथ, दैट इज Na2CO3। अब इसके साथ रिएक्शन किसकी लिखनी है, कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस।
अब कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस क्या होगी, कैल्शियम का सल्फेट यानी CaSO4 और कैल्शियम के क्लोराइड्स, यानी ये हो गए परमानेंट हार्डनेस, और रिएक्शन है सोडा के साथ यानी Na2CO3। अब अगर ये रिएक्शन हम लिखें तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, यानी CaCO3 के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और Na2SO4। अब यहाँ पे एज इट इज हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट यानी KCO3, अब यहाँ पे क्या बनेगा, Na2 है और Cl2, तो यहाँ पे बनेगा 2NaCl, यानी ये हमारी क्या हो गई है, लाइम सोडा की सारी रिएक्शंस कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एडवांटेजेस ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस की एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिकल मेथड है, कोलॉइडल इंप्योरिटीज भी रिमूव हो सकती हैं, आयरन और मैग्नीशियम के जितनी भी हार्डनेस है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, एसिडिक वाटर को भी हम सॉफ्ट कर सकते हैं, यानी अभी तक जो जियोलाइट मेथड में और आयन एक्सचेंज मेथड के जो ड्रॉबैक थे वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये इसकी एडवांटेजेस हैं। अब अगर हार्डनेस की बात करें तो रिमूवल हार्डनेस का कितना कर पा रहा है, लेफ्ट ओवर बच रहा है सिर्फ 15 और 15 to 50%, 50 ppm की रेंज में। अब ये क्या कर रहा है, बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करने के लिए इसकी एप्लीकेबल है। अब अगर हम बात करें कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, केयरफुल ऑपरेशन चाहिए एंड स्किल्ड सुपरविजन। अब अगर बात करें एक्यूरेट स्टडी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड बिफोर ट्रेनिंग, यानी अगर हम किसी भी हार्ड वाटर को ट्रीट कर रहे हैं लाइम सोडा प्रोसेस के थ्रू, तो हमें उस वाटर के बारे में उससे पहले, ट्रीट कराने से पहले उसकी एक्यूरेट स्टडी पता होनी चाहिए, यानी सारे फैक्टर्स पता होंगे तभी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। डिस्पोजल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज फॉर्मेशन होता है। वाटर विद रेजिडुअल हार्डनेस ऑफ 15 to 50 ppm इज ऑब्टेन्ड, यानी यहाँ पे जो हार्डनेस लेफ्ट है वो हमारे बॉयलर्स के लिए गुड नहीं है, यानी हम उसको बॉयलर्स में यूज नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्या आता है, डिफरेंस, यानी आयन एक्सचेंज मेथड में और जियोलाइट मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला तो यही कि ये क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की सारी इंप्योरिटीज यानी आयनिक और एनायनिक और कैटायनिक इंप्योरिटीज को रिमूव कर देता है, लेकिन अगर जियोलाइट की बात करें तो जियोलाइट रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ कैटायनिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने में। नो सोडियम सॉल्ट्स लेफ्ट, यानी यहाँ पे कोई भी सोडियम सॉल्ट पानी में नहीं बचते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो पानी में लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम सॉल्ट लेफ्ट। अब इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो इनिशियल कॉस्ट हाई है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट भी क्या है, लो। इसकी रनिंग कॉस्ट क्या है, हाइयर, लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट भी क्या है, लो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, NaCl। एसिडिक वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं विद आयन एक्सचेंज प्रोसेस, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें हम जियोलाइट प्रोसेस में तो हम एसिडिक वाटर को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करेगा, जियोलाइट को स्पॉइल कर देगा। अब इसके बाद हमारे पास डिफरेंस आता है लाइम सोडा प्रोसेस में एंड जियोलाइट प्रोसेस में। अब ये क्या है, लार्ज स्केल ट्रीटमेंट है और ये क्या है, स्मॉल स्केल। अब इसकी अगर बात करें तो रेजिडुअल हार्डनेस पानी में बचती है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 10 ppm और 0 हार्डनेस रिमेनिंग है, लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है, हाई। इसकी इनिशियल कॉस्ट एज कंपेयर टू आयन एक्सचेंज प्रोसेस बहुत ज्यादा कम है। रनिंग कॉस्ट क्या है, नेग्लिजिबल, इसकी रनिंग कॉस्ट लोअर। एसिडिक वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, लेकिन जियोलाइट मेथड में आयनिक एसिडिक इंप्योरिटीज को नहीं प्यूरिफाई कर सकते। यहाँ पे क्या है, स्लज फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे स्लज फॉर्मेशन नहीं होता। रीजनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती लाइम सोडा प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, रीजनरेशन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे डीसैलाइनेशन, यानी द रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, यानी NaCl सॉल्ट्स जो है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वाटर से, जिस प्रोसेस को हमने क्या कहा, डीसैलाइनेशन। दिस इज कैरिड आउट बाय द प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है और जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर फिल्ट्रेशन। इट इज अ प्रोसेस टू demineralize or ionize water by pushing it under pressure
थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी जब हम किसी वाटर को पास करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू और अंडर प्रेशर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, जिसमें सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन पासेस टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के, यानी सॉल्यूशन मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, यानी दोनों तरफ की, यानी अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड। तो जैसे ही पानी मूव करेगा डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, तो ये क्या करेगा, उसकी कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा। अब अगर रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करेंगे तब हम क्या बात करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड so that the flow of the solvent is reverse, यानी अभी तक क्या हो रहा था, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें प्रेशर अप्लाई किया तो उसका मूवमेंट क्या स्टार्ट हो गया, कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यानी ये डायग्राम में जो मैंने आपको अभी तक बताया, ये इस डायग्राम के थ्रू वैसे ही हमने एक्सप्लेन किया। यानी ऑस्मोसिस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट वाटर और यहाँ पे प्योर वाटर। तो अगर फ्लो ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर कहाँ पे मूव करेगा, यानी यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, यानी यहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यानी मूवमेंट कहाँ है, वाटर फ्लो फ्रेश टू सॉल्ट वाटर। लेकिन जब हमने रिवर्स ऑस्मोसिस की बात की तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेटेड साइड है उस पर प्रेशर अप्लाई किया और अब हमारे वाटर का फ्लो क्या हो गया, रिवर्स हो गया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यानी इसको हमने क्या बोला, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी पहले डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड था, अब कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट। अब अगर हम बात करें इस प्रोसेस की एडवांटेजेस की, तो यानी हमारे घरों में जितने भी वाटर प्यूरिफायर हैं वो किस बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, वो हमारे आरओ सिस्टम है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस के बेसिस पे। अब अगर हम बात करें इसकी तो 99% ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स को रिमूव करता है, पार्टिकल्स, कोलॉइड, ऑर्गेनिक बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस फ्रॉम वाटर। अब यहाँ पे क्या करता है, ये दोनों तरीके की इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहा है, आयनिक और नॉन आयनिक। रिक्वायर्स एक्सट्रीमली लो एनर्जी, लो कॉस्ट प्रोसेस, सिंपल टू ऑपरेट, प्योर वाटर फॉर हाई प्रेशर बॉयलर्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अब अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल लैब, इन लेड एसिड बैटरीज, कॉस्मेटिक्स, एक्वेरियम्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी इस तरीके की प्रोसेस, यानी वाटर को डिसलाइन करने के लिए हम आरओ सिस्टम का हर जगह यूज कर सकते हैं। अब इस यूनिट में हमने अभी तक वाटर ट्रीटमेंट वाला जितना भी प्रोसेस था वो कंप्लीट किया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट कवर करेंगे, फ्यूल एंड कंबशन, और जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट होंगे। थैंक यू सो मच।